नमस्कार साथियों सरप्लस शिक्षकों की सूची बहुत ही जल्दी जारी हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं साथियों कि इस बार सीनियर को हटाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि प्रधानाध्यापक से जो परफॉर्मा मांगा जा रहा है उसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि सीनियर जो वरिष्ठ टीचर है उसको सरप्लस किया जाए। यह साथियों बाकायदा आपको आदेश भी दिखाऊंगा। इसके साथ ही मैं आपको दोस्तों परफॉर्मा दिखाने जा रहा हूं कि प्राइमरी के लिए क्या परफॉर्मा है, कंपोजिट विद्यालय के लिए क्या परफॉर्मा है और जूनियर विद्यालय के लिए क्या परफॉर्मा है और टीचर्स के लिए क्या परफॉर्मा है। आखिर किसे सीनियर्स को दर्शाया जाएगा। साथियों इस बार हाई कोर्ट का जो आदेश है वो बहुत सख्ती से आदेश है, और इस बार जो टीचर्स हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं हम स्टे ले आएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, अब साथियों कुछ नहीं होना। उनका डीएम साहब की अध्यक्षता में काम होगा और हर हाल में उनको ज्वाइन करना पड़ेगा। आप ये जान लीजिए, हर हाल में उनको इतना समय नहीं मिलेगा कि वो याचिका डाल सके, रिट डाल सके। फौरन उनको रिलीव किया जाएगा, क्योंकि अगर वो खुद से रिलीव नहीं होंगे तो खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा कर दिया जाएगा, पोर्टल से रिलीव कर दिया जाएगा। भैया स्कूल से तो खंड शिक्षा अधिकारी ही रिलीव कर देंगे। साथियों आज मैं आपको बता रहा हूं कितने छात्र संख्या पे कितने टीचर्स चाहिए और जूनियर मैपिंग क्या है। जूनियर मैपिंग में साथियों मैथ के और साइंस को टीचर को एक माना गया है। जी हाँ साथियों, अब यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर साइंस और मैथ के टीचर ही हैं, अब वो बेचारे परेशान होंगे कि हमारा पहले हटेगा या ये सर पहले जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है किसको सबसे पहले हटाया जाएगा, मैथ वाले को या साइंस वाले को। तो साथियों आज आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए साथियों यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यार वीडियो जरूर पूरा देखिए, ताकि साथियों आप लोग जो प्रश्न पूछते हो उसका मैं जवाब अपने वीडियो में देख चुका होता हूँ, लेकिन फिर भी लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं। वो इसलिए प्रश्न पूछते हैं क्योंकि वो लोग वीडियो पूरा नहीं देख पाते हैं, और अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो आपके जो सवाल है उनके जवाब आपको नहीं मिल पाएंगे। इसलिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखिएगा। फिर भी आपका कोई प्रश्न है, अगर आपको लग रहा है कि इसमें हमारे प्रश्न का जवाब नहीं है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे आप पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और साथियों यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो को हाइप दीजिएगा, इस वीडियो को हाइप कीजिएगा, स्टार्स दीजिएगा, ताकि अन्य साथियों तक ये जानकारी पहुँच सके। हाँ साथियों आज हम आपको बताएंगे क्या सीनियर को हटाया जाएगा या जूनियर को हटाया जाएगा, और छात्र संख्या किस तरीके से ली जाएगी, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि डिटेल ही साथियों डिटेल वीडियो तो ऑब्वियसली थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन आपको A to Z कंप्लीट जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। चलेगा साथियों वीडियो शुरू करते हैं। देखिएगा एक लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रधानाध्यापक द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र को भरने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश साथ साथ देखिएगा। इसमें कहा गया है समस्त प्रमाण पत्र 2 प्रतियों में भरना है। कंपोजिट की दशा में प्राथमिक एवं उच्च विद्यालय का अलग अलग 2 प्रतियों में भरना है। मैं पहले ही कह रहा हूँ प्राथमिक और जूनियर का अलग अलग चलता है, भले ही वो कंपोजिट हो, लेकिन सारा का सारा काम वो अलग रहता है। बस उसके वित्तीय चार्ज और विद्यालय का जो MDM बनता है, जो विद्यालय कार्य है वो एक आदमी करता है, हेड करता है। लेकिन जो भी वैसा काम है जो नियुक्ति से रिलेटेड हो, शिक्षक से रिलेटेड हो, वो अलग अलग चलता है, प्राइमरी का अलग, तो यहाँ पर अलग अलग होगा। कंपोजिट की दशा में प्राथमिक के प्रधानाध्यापक को उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक माना जाएगा। यहाँ पर सब दे रहे। प्राथमिक का जो टीचर्स है, जो हेड मास्टर है, वो जूनियर का सहायक माना जाएगा। जी हाँ साथियों, काफ़ी कंपोजिट विद्यालय हैं जहाँ पर प्राइमरी हेड जो कि अब हेड नहीं रहा है उसको 4800 ग्रेड पे मिल रहा है। 4600 से हटके वो 4800 पे पहुँच गया है, यानी कि वो जूनियर का सहायक अब आ रहा होगा। आप यूडाइस पोर्टल चेक कीजिए, उसमें आपका जूनियर आ रहा होगा, अब जूनियर के आप सहायक हो। पेड़ा पोर्टल चेक कीजिए, यूडाइस कुछ भी कीजिएगा। कारवाड़ ग्रेड तिथि वर्तमान में कार्यरत विद्यालय का लिखना है, चौथा पॉइंट है। 5वां स्वीकृत पदों की गणना 30/4/2026 की छात्र संख्या के आधार पर होगी। जो स्वीकृत पद हैं जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर उनको लिखना पड़ेगा, हमारे यहाँ इतने टीचर्स की जरूरत है।
उच्च प्राथमिक स्तर पर 1 से 100 छात्र संख्या होने पर 3 स्वीकृत पद, यानी एक भाषा का रहेगा, एक विज्ञान या गणित का रहेगा और एक रहेगा सामाजिक विषय का। ये गणना होगी। 100 छात्र संख्या होनी चाहिए, 100 छात्र संख्या पर ये 3 टीचर जरूरी है। और मुझे लग रहा है जूनियर में नहीं होंगे ये, मैथ साइंस के मिल जाएंगे, लेकिन भाषा और सामाजिक विज्ञान का, सामाजिक विषय के नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर साथियों विज्ञान और गणित को इन्होंने अब एक माना है, यानी कि किसी एक की विदाई तय है। और देखिएगा लास्ट पॉइंट, देखिएगा 7वां पॉइंट है, सरप्लस होने की दशा में वर्तमान विद्यालय पर कार्यभार ग्रेड करने के आधार पर वरिष्ठ शिक्षक का ही नाम लिखा जाएगा। वरिष्ठ शिक्षक का नाम लिखा जाएगा, लेकिन जो विद्यालय का हेड होगा उसका नाम नहीं लिखा जाएगा। जिसके पास चार्ज होगा, मतलब प्रधानाध्यापक होना चाहिए रेगुलर वाला, इंचार्ज नहीं होना चाहिए, तो इंचार्ज का लिखा जाएगा। तो यहाँ पर प्रधानाध्यापक है उसका तो नहीं लिखा जाएगा, लेकिन उससे जो नीचे है उसका लिखा जाएगा। यानी कंपोजिट में प्राइमरी का जो सीनियर है, जो टीचर्स है प्राइमरी में, जो सीनियर्स है, जो पहले प्रधानाध्यापक था, कंपोजिट हुए तो जूनियर हेड हो गया है और प्रधानाध्यापक अब नहीं रहा, वो पद हट गया। अब चूंकि वो सहायक अध्यापक ही है, लेकिन साथियों अब उसको सीनियर माना जाएगा प्राइमरी में, तो ओबियसली अब उसी का नाम आएगा कंपोजिट में। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो कह रहे हैं कि कंपोजिट में जो प्रधानाध्यापक प्राथमिक वाला है वो जूनियर का सहायक माना जाएगा, तब भी साथियों उसी का ही नाम आएगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सीनियर है, तो उसका नाम पहले आएगा, हेड का नहीं आएगा। चलेगा साथियों। अब हम चलते अपने ये सारे प्रश्न। यूपीएस में सब्जेक्ट मैपिंग, दोस्तों सब्जेक्ट मैपिंग शुरू हो चुकी है यूपीएस में, अभी फिलहाल यही चीज चल रही है सब्जेक्ट मैपिंग को लेके, इसलिए ये विकल्प दे दिए गए हैं। यहां पर साथियों अंग्रेजी, गणित विज्ञान और सहायक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये साथियों ऐसे चलेगा, यानी गणित और विज्ञान का एक माना जाएगा। जो पहले ये चल रहा था कि भैया मैथ का टीचर भी रहेगा, साइंस का रहेगा, नहीं, अब सिर्फ मैथ का रहेगा या साइंस का रहेगा, क्योंकि साथियों यहाँ पर जो विदाई तय है वो साइंस टीचर की ज्यादा लग रही है, क्योंकि जो मैथ टीचर है उसकी जरूरत रहेगी वहां पर, मैथ और साइंस के लिए दोनों चीज वो पढ़ाएगा। लेकिन जो साइंस टीचर है उसकी मुझे लग रहा है विदाई कर दी जाएगी दूसरे विद्यालय में। लेकिन छात्र संख्या देखी जाएगी, छात्र संख्या कैसे, मतलब किसी को भी हटाया जा सकता है, मैथ को भी हटाया जा सकता है, साइंस को भी हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर अभी एक हो गया सब्जेक्ट। अब साथियों दूसरा है, मैं आपको पीएस फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। जो प्राइमरी स्कूल में जो फॉर्मेट चल रहे हैं अभी, जो भरे जा रहे हैं, जिनकी तरफ से जो तमाम बीएसएस आपको दिए जाएंगे, देखिएगा ये फॉर्मेट है मेरे पास पीएस समायोजन का। हमारे पास फॉर्मेट है प्राइमरी स्कूल समायोजन का है, और साथियों फॉर्मेट में सारे चीज दिए, कॉलम दिए, देखिएगा ये समायोजन का, ये देखिएगा ये फॉर्मेट है पूरा। साफ नहीं आ रहा होगा, कोई नहीं, मैं लगा दूंगा इसको अपने स्क्रीन में। देखिएगा यहाँ पर क्या दिया है, प्राथमिक विद्यालय में दिया है क्रम संख्या, विद्यालय का नाम, यूडाइस कोड, विकास खंड का नाम, स्वीकृत पदों की संख्या, और कार्यरत अध्यापक का नाम क्या है, पदनाम क्या है, और ईएचआरएम कोड क्या है, जन्म तिथि क्या है, विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि क्या है, विद्यालय की छात्र संख्या क्या है 30/4/2026 के अनुसार, और आरटी एक्ट के अनुसार आवश्यक अध्यापकों की संख्या। आपके अगर टीचर्स की जरूरत तो मैं आपको बता दूंगा, ये सारा मैंने लिख लिया है, इसके अनुसार आरटी एक्ट के अनुसार है, आपको पता चल जाएगा आपके यहाँ कितने टीचर्स की जरूरत है या कमी है, वो आप लिख सकते हो। और सरप्लस अध्यापक का नाम, अगर आपके यहाँ टीचर सरप्लस हो रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा आरटी एक्ट के अनुसार। तो साथियों यहाँ पर अभियुक्ति है, ये हो गया प्राइमरी का पैटर्न। ये आपको प्राइमरी टीचर्स हैं, अगर आप प्राइमरी विद्यालय आपको, तो ये आपका पूरा पैटर्न भरना पड़ेगा। ये हो गया साथियों स्कूल का। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब दिखा रहा हूँ आपको कंपोजिट का। जो कंपोजिट विद्यालय हैं उनके लिए भी दोस्तों अलग पैटर्न जारी किया गया है। कंपोजिट विद्यालय का देखिएगा क्या है, क्रम संख्या हो गया, विद्यालय का नाम हो गया, यूडाइस कोड हो गया, विकास खंड का नाम हो गया, स्वीकृत पदों की संख्या ऑब्लिक नीचे कक्षा 1 से 5 तक, और स्वीकृत पदों की संख्या ऑब्लिक 6 से 8 तक। तो यहाँ पर अलग अलग रहेंगे, कक्षा 1 से 5 अलग, 6 to 8 अलग रहेगा। और कार्यरत अध्यापक का नाम विषयवार, भाषा, विज्ञान, गणित या सामाजिक विज्ञान। यहाँ पर साथियों साफ साफ दिया है कि जो जूनियर में टीचर्स है वो भाषा का है, विज्ञान का, गणित का, सामाजिक विज्ञान का। यहाँ पर इनको चिन्ह लगाने पड़ेंगे। अब जैसे साइंस के अगर 4 टीचर्स है तो यहाँ पर ये 4 लिखेंगे साइंस में, क्योंकि अब इन्होंने विज्ञान या गणित एक ही मान लिया है, तो इसलिए अब सिर्फ 4 लिखा जाएगा।
अब ये मैटर नहीं होगा कि भैया वो विज्ञान का या गणित का, अब ये मैटर हटा दिया गया है। और पद का नाम क्या है और एचआरएम कोड क्या है, जन्म तिथि क्या है, विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, विद्यालय की छात्र संख्या क्या है, आरटी एक्ट के अनुसार आवश्यक अध्यापकों की आवश्यकता और सरप्लस अध्यापकों का नाम आरटी एक्ट के अनुसार। तो ये कंपोजिट है साथियों। तो कंपोजिट में सारे के सारे लिए जाएंगे, कौन सरप्लस हो रहा है कौन नहीं हो रहा है ये देखा जाएगा। अब चलिए साथियों चलते हैं हम यूपीएस वाले में, यानी जूनियर वाले में। जूनियर में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिएगा फॉर्मेट चल रहा है, क्रम संख्या हो गया, विद्यालय का नाम हो गया, यूडाइस कोड हो गया, विकास खंड का नाम हो गया, स्वीकृत पदों की संख्या हो गई, कितनी चाहिए। यहाँ पर भी साथियों कार्यरत अध्यापक का नाम है, विषयवार भाषा विज्ञान या गणित या सामाजिक विज्ञान, यहाँ पर आपको लिखना है। और पद नाम हो गया, या आचरण कोड हो गया, जन्म तिथि हो गया, विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, विद्यालय की छात्र संख्या, आरटी एक्ट के अनुसार अध्यापकों की आवश्यकता और सरप्लस अध्यापकों के आरटी एक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर साथियों ये आपका हो गया। तो ये सारे मैंने परफॉर्मा आपको दिखा दिए। अब चलेगा साथियों मैं आपको एक चीज और दिखाने जा रहा हूँ। ये परफॉर्मा है, आप अपने विद्यालय में किस तरीके से छात्र संख्या भरेंगे, सॉरी टीचर्स की संख्या भरेंगे। देखिएगा यहाँ पर क्रम संख्या, अध्यापक या अध्यापका का नाम, पूरे फॉर्म दिए, कॉलम दिए 10 तक, आपको 10 टीचर तो आप भर सकते हो। उसमें कार्यरत विद्यालय का नाम रहेगा, यूडाइस कोड रहेगा, एचआरएम कोड रहेगा, जन्म तिथि रहेगी, प्रथम नियुक्ति तिथि ये रहेगी, और मृतक आश्रित कोटा तरह नियुक्ति सहायक अध्यापक के द्वारा पेशे प्रदान करने, यहाँ पर मृतक आश्रित से हो गए, जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि दोनों है साथियों। प्रथम नियुक्ति तिथि भी मानी जा रही है, कब आपने विद्यालय ज्वाइन किया वो प्रथम नियुक्ति हो गई। अगर आप अंतर जनपदी से आए तो यहाँ पर ये हो जाएगी कि आपने कब से कार्यभार ग्रहण किया है, और विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, चूंकि हो सकता है काफी लोग भैया लेट आते हैं तो इसलिए ये भी तिथि जाएगी साथ में। और पदोन्नति में विद्यालय में कार्यभार करने की तिथि, और सेवानिवृत्त तिथि आपकी कब से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, रिटायरमेंट हो रहे हैं, जैसे 2027 में कुछ हो रहे हैं तो जानकारी हो जाएगी, तो उनका समायोजन नहीं होगा। और 30 अप्रैल 2026 की छात्र संख्या क्या है, और व्यक्ति कुछ और लिखना है तो इसमें आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर साथियों तीनों चीज की नियुक्ति डाली जा रही है, आपकी प्रथम नियुक्ति, स्कूल की नियुक्ति और जनपद में ग्रेड करने की ये भी नियुक्ति डाली जा रही है। चलिएगा साथियों अब है बच्चों का फॉर्मेट। आपके यहाँ ये बच्चे हैं तो बच्चों का फॉर्मेट दे दिया है। देखिएगा यहाँ पर 30 अप्रैल 2026 कौन सा विद्यालय की छात्र संख्या उपलब्ध कराने का प्रारूप प्रमाण पत्र देखिएगा। यहाँ पर हो गया कक्षा 1 2 3 4 5 6 ये योग, और 6 7 8 ये योग, बालक बालिका योग हो गया, और कुल नामांकन हो गया। ठीक है, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, ये आपको सब स्टेप बाय स्टेप आपको बच्चे देने पड़ेंगे। बालक बालिका कितनी है, योग क्या है, बालक बालिका कितनी, योग क्या है, बालक बालिका कितनी, योग क्या है, बालक बालिका कितनी, योग क्या है। तो यहाँ पर यूडाइस कोड रहेगा, और प्रधानाध्यापक इंचार्ज अध्यापक का नाम है, मोबाइल नंबर होगा। तो ये आपको देना है विद्यालय का पूरा डाटा, जिससे एक्चुअल पता चल सके आपके यहाँ कितनी संख्या है। और साथियों जो टीचर्स ये भर के परफॉर्मर नहीं देंगे तो ओबियसली उनकी ऑटोमेटिकली वो चीज़ जो 30/4 को आ रहा है, जो 30/4 को प्रारूप आ रहा है वो उनसे ले लिया जाएगा, वो उनसे उठा के ले लिया जाएगा और उनको ये चीज़ भेज दी जाएगी। यानी कि उनसे पूछा नहीं जाएगा, सीधे सीधे यूडाइस पोर्टल का डाटा उठा के दे दिया जाएगा। चलेगा साथियों अब हम चलते हैं, अपनी सबसे बड़ी है कि ये फॉर्मेट क्या है, ये पीएस में कितने हेड टीचर्स या प्राइमरी टीचर्स की आवश्यकता, यूपीएस में कितने हेड टीचर या प्राइमरी टीचर्स की आवश्यकता। साथियों अब हम इस पर गौर करेंगे। तो साथियों चलिएगा अब मैं आपको बताता हूँ कि छात्र संख्या आप कैसे गिनोगे, आपके स्कूल में कितने टीचर सरप्लस है और कितने टीचर्स की जरूरत है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिएगा साथियों यहाँ पर मैं छात्र संख्या जो आपको बताऊंगा वो आरटी एक्ट के अनुसार ही बताऊंगा, क्योंकि हाई कोर्ट का कहना है कि आरटीई एक्ट का पालन किया जाए, यानी राइट टू एजुकेशन का पालन किया है। और जो बाल अधिकार है, शिक्षा के अधिकार के तहत जो बाल नियम है, बाल अधिकार नियम है, वो पूरा होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पीएस यानी प्राइमरी स्कूल, यहाँ पर हेड टीचर या असिस्टेंट टीचर, यहाँ पर है यूपीएस में एचएम है, हेड मास्टर है और असिस्टेंट टीचर्स है। यानी तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कितने क्या टीचर्स की जरूरत है और कितने क्या टीचर्स की जरूरत या आपके यहाँ सरप्लस है, ये आपके लिए जानना काफी जरूरी है। देखिएगा साथियों हम सीधे सीधे आरटी मानक आपको बताएंगे। देखिएगा यहाँ पर जो है पीएस में साथियों 1 से 30 बच्चों पर 2 टीचर्स की जरूरत है, 2 टीचर्स की यहाँ पर जरूरत रहेगी, क्योंकि एक स्कूल में 2 टीचर होने चाहिए, चाहे बच्चा एक हो लेकिन फिर भी 2 टीचर्स चाहिए। 31 से 60 में भी दोस्तों 2 टीचर्स की जरूरत है, यहाँ पर टीचर्स 2 चाहिए, हेड की आवश्यकता नहीं है। ठीक है साथियों, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर 61 से 90 पर 3 टीचर्स की जरूरत रहेगी।
RT एक्ट जो कहता है। और 91 से 120 पर 4 टीचर्स की जरूरत रहेगी। ठीक है, अब साथियों 1 से 21 से 1 से 50 पे यहाँ पर रहेंगे 5 टीचर्स की जरूरत। ये 5 टीचर रहेंगे 121 से 150 तक 5 टीचर्स की रहेंगे। और यहाँ पर 151 से 200 में साथियों यहाँ पर अंतर हो गया, यहाँ पर एक हेड टीचर्स की आवश्यकता पड़ेगी जो स्कूल की देखरेख कर सके। और यहाँ पर 151 से 200 में साथियों यहाँ पर 5 टीचर्स की जरूरत रहेगी। जी हाँ, यहाँ पर 5 अध्यापक की जरूरत रहेगी। और मैं आपको बता दूं कि 200 से ऊपर, जो 200 से ऊपर जो हो जाएगा वो साथियों मानक बदल जाता है प्राइमरी में। प्राइमरी में 200 से ऊपर का जो मानक है साथियों वो चेंज हो जाता है। 200 से अधिक होने पर 40 बच्चों पे एक टीचर्स की जरूरत होती है। ध्यान दीजिएगा, 200 जहाँ पर हैं 200 पर 40 बच्चों पे एक टीचर्स की आवश्यकता होगी, ये प्राइमरी में। और साथियों यहाँ पर 200 150 अगर 150 से ऊपर हो जाए तो वहाँ पर एक हेड मास्टर की आवश्यकता पड़ेगी प्राइमरी में। और जूनियर में साथियों 100 बच्चों पर, जूनियर में 100 बच्चों पर एक हेड टीचर की जरूरत रहेगी साथियों, एक हेड टीचर जूनियर में। लेकिन यहाँ पर जो बच्चा रहता है यूपीएससी में वो रहता है 35 का हिसाब चलता है, 35 पे एक टीचर चाहिए। और चलेगा साथियों, अब हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं और क्या रहेगा मानक। देखिएगा ये आप क्या हो गया 200 तक। ठीक है, उसके बाद 201 से 240 तक। तो 201 से 240 यहाँ पर साथियों यहाँ पर भी एक प्रधानाध्यापक रहेगा और 6 टीचर्स की यहाँ जरूरत रहेगी। तो यहाँ पर रेशियो चेंज हो गया, अब 40 का चलेगा साथियों, 40 का होगा। ठीक है, और वैसे अगर होता तो यहाँ पर एक और टीचर हो जाता अगर 30 का रेशियो चलता। तो यहाँ पर 241 से लेके 280 तक में साथियों यहाँ पर एक अध्यापक और यहाँ पर 7 का रहेगा रेशियो। और ऐसे साथियों यहाँ पर भी एक अध्यापक, यहाँ 8 टीचर्स। और 321 से 360 में एक प्रधानाध्यापक और 9 टीचर्स रहेंगे साथियों। और यहाँ पर 361 से लेके 400 तक में, 361 से लेके 400 में, तो 361 से लेके 400 में साथियों सीधे सीधे 10 अध्यापक की आवश्यकता है। 10 यहाँ पर टीचर रहेंगे और यहाँ पर एक अध्यापक रहेगा। तो ये रेशियो साथियों ये देख लीजिएगा, ये आपका पूरा चलेगा। इसी के अनुसार ये आरटी एक्ट है, राइट टू एजुकेशन है। 200 से ऊपर पे 4 पर एक रहेगा टीचर, 40 बच्चों पर एक टीचर रहेगा, रेशियो बदल जाता है। ठीक है, ये साथियों मैंने आपको बता दिया। अब ऐसे आप जोड़ते जाइए, जैसे 401 से 440 तक तो यहाँ पर एक प्रधानाध्यापक और 11 टीचर रहेंगे। और 441 से 480 तक में 12 अध्यापक रहेंगे, सहायक अध्यापक, एक प्रधानाध्यापक रहेगा। और 481 से 520 तक 13 अध्यापक रहेंगे, सहायक अध्यापक और एक प्रधानाध्यापक रहेगा, यानी एक ही प्रधानाध्यापक रहेगा। चलेगा साथियों, अब हम चलते हैं यूपीएस में। देखिएगा यूपीएस में यहाँ पर 1 से 35 जो बच्चे हैं साथियों, यहाँ पर 1 से 35 में तीन यहाँ पर चाहिए टीचर्स। अब आप कहोगे सर 1 से 35 में 3 टीचर्स कैसे? देखिएगा यहाँ पर विषय वाइज चाहिए। जूनियर में चलते हैं अंग्रेजी, गणित विज्ञान या सामाजिक विज्ञान, लेकिन एक एक टीचर चाहिए। तो यहाँ पर 3 टीचर्स की जरूरत है। और वैसे 35 से 70 में भी 3 शिक्षक चाहिए साथियों। यहाँ पर आप जान लीजिए 35 से 70 में। और 71 से 100 में भी साथियों 3 टीचर्स चाहिए। यहाँ पर 3 का ही रेशियो चलेगा, चाहे आप एक टीचर रखो और यहाँ पर वही हिसाब चल रहा है, मतलब 35 का ही अनुसार चल रहा है, लेकिन 3 का अनुसार रहेगा, 3 से ऊपर नहीं जाएंगे। और साथियों मैं आपको बता दूं 100 तक का हो गया। और 101 से 105 तक में यहाँ पर साथियों 101 से 105 में यहाँ पर एक अध्यापक रहेगा, सॉरी हेड मास्टर रहेगा 101 से 105 में। और यहाँ पर 3 टीचर रहेंगे, यहाँ पर हेड टीचर्स आ जाएगा, लेकिन टीचर्स 3 की संख्या रहेगी। तो 135 में 3, 35 से 70 में 3, 71 से 100 में 3, और 1 से लेके 105 तक में 3 टीचर चाहिए। चलेगा साथियों, अब हम चलते हैं 101 हो गया, 106, 101 से 105। और इसके बाद है साथियों 106 से 140 तक में, तो यहाँ पर 4 टीचर्स चाहिए और यहाँ पर एक अध्यापक, प्रधानाध्यापक की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, और 141 से 175, 106 से 140 हो गया, 141 से 175 में 5 टीचर रहेंगे और एक प्रधानाध्यापक। और 176 से 210 में 6 टीचर्स रहेंगे और एक प्रधानाध्यापक। ठीक है, उसके बाद है 211 से 245 में 7 असिस्टेंट टीचर रहेंगे, एक प्रधानाध्यापक रहेगा। और 246 से लेकर 280 में 8 टीचर्स रहेंगे और एक प्रधानाध्यापक रहेगा।
अब 281 से 315 में अब आपको बता दूं, यहाँ पर 9 रहेंगे और यहाँ पर 10 रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10 रहेंगे, ये रहेगा साथियों। यानी 316 से लेकर 350 में 10 अध्यापक रहेंगे और एक हेडमास्टर रहेगा, और 351 से 385 में 11 असिस्टेंट टीचर रहेंगे और एक प्रधानाध्यापक रहेगा। तो साथियों ये जो रेशियो मैंने आपको बताया ये आरटी एक्ट के अनुसार है, राइट टू एजुकेशन। इसी के अनुसार साथियों ये सारा का सारा छात्र संख्या रहेगी। अब आप देख लीजिएगा आपको यहाँ कितने टीचर्स की जरूरत है, इस रेशियो को आप देख लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तमाम उन साथियों को, ताकि उनको जानकारी हो सके। और कितने टीचर्स आपके यहाँ सरप्लस हैं आरटी एक्ट के अनुसार, वो आपको भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको जानकारी हो जाएगी पूरी इसके अनुसार आपको भरना है। अगर आप एक हेड टीचर है, प्रधानाध्यापक, और सही से साथियों जानकारी दीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप गलत जानकारी दे रहे हो, बाद में आपको ही पछताना पड़े, क्योंकि सीधे सीधे सस्पेंशन का ऑर्डर होगा अगर आपने गलत जानकारी दे दी, या किसी टीचर्स को आप बचाना चाह रहे हो कि भैया वो जाए ना, या आपका कोई खास है या कुछ भी हो, तो बेहतर होगा सही से काम कीजिएगा, वरना सस्पेंड हो गए, और सस्पेंड काफ़ी महंगा पड़ता है। तो फिलहाल साथियों आपका और कोई प्रश्न तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। धन्यवाद साथियों।